नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली टॉपिक्स जहां पर हम बातचीत करते हैं इस पूरे हफ्ते के बाजार को लेकर और साथ ही साथ इस हफ्ते के बाजार के बाद अब आपकी रणनीति क्या हो, किन शेयरों पर आप दांव लगाएं, क्या मान रहे हैं जानकार, कहां पर पैसा बन सकता है, इन सब पर हमारी बातचीत होती है। और हर बार की तरह हमारे साथ दो जानकार मौजूद रहते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं मार्केट्स को लेकर भी और आपके पिक्स को लेकर भी। लेकिन आज के दोनों जानकारों को जोड़ने से पहले इस पूरे हफ्ते का बाजार आपकी स्क्रीन पर आएगा। हमारे साथ गौरांग सर भी हैं, नरेंद्र सर भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे आगे। लेकिन पूरे हफ्ते का मार्केट्स लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ी। दरअसल ये हफ्ता थोड़ा सा चौपी रहा, इवेंटफुल था, एक्सपायरीज तो रही इस हफ्ते की, लेकिन क्योंकि अब आप आरबीआई एमपीसी का आउटकम इस हफ्ते के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा जहां ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ, तो इंडेक्स ने करीब 1% के आसपास गिरावट दिखाई। निफ्टी करीब 1/4% या फ्लैट साइड पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक हालांकि 3/4% नीचे बंद हुआ, जबकि कुछ रिकवरी लास्ट आवर में या लास्ट के हफ्ते के आखिरी हिस्से में देखने को मिली भी। उसके बावजूद भी मिड कैप 1% चढ़कर बंद हुआ और स्मॉल कैप मोलेस फ्लैट साइड पे कहीं जाके स्मॉल फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। शानदार तेजी पीएसयू में जारी है। पीएसयू बैंक अब उसमें आ चुका है 5% की तेजी में। फार्मा 3.5% ऊपर, मीडिया, एनर्जी, रियल्टी 2.5 से लेकर 3% के आसपास का उछाल यहां पर देखने को मिला। इस बार प्राइवेट बैंक थोड़ा पिछड़े, करीब 2.5% के आसपास ही बिकवाली रही। एफएमसीजी, आईटीसी ऐसे दिग्गजों में बिकवाली, नेस्ले से दिग्गजों में बिकवाली का इम्पैक्ट यहाँ रहा। 2.5% के आसपास ही बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आईटी ने भी कमान संभाली और टीसीएस है शेयर जो कि इस बार नए ऑल टाइम हाइस को इस पूरे हफ्ते में अचीव करते हुए दिखाई पड़े। इन सभी नंबर्स के बीच में अब इस हफ्ते के बाद क्या हो आपकी रणनीति, क्या मान रहे हैं जानकार, कैसा है बाजार, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ गौरांग सर और नरेंद्र सर मौजूद भी हैं। तो पहले नरेंद्र सर, आज मार्केट्स का टेक मैं पहले आपसे लूँगा, तो बाजार को आप कैसे रीड कर रहे हो? क्योंकि इस हफ्ते मार्केट्स ने मतलब थोड़ा पकाया, थोड़ा परेशान किया, थोड़ा दिक्कतों में रहा। पीएसयू में तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, वहाँ तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अदरवाइज बाजार के अंदर आपको बहुत स्ट्रेस करना पड़ा, बहुत जोर लगाना पड़ा कुछ पैसा बनाने के लिए। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? कैसे जा रहा है अब? क्या मतलब टफ टाइम शुरू हो गया क्या मार्केट का? जी बिल्कुल सुमित जी, आपने ठीक कहा। ये जो वीक था ये काफी इवेंटफुल वीक था। इसमें आरबीआई का पॉलिसी मीट भी था, प्लस कुछ खबरें भी ऐसी आई जो वॉलेटिलिटी प्रदान की मार्केट को। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिली। हालांकि हमने लास्ट डे जो वीक का था वो थोड़ा पॉजिटिव नोट पे बंद किया, लेकिन ओवरऑल जो वीक वाइज देखें तो काफी वॉलेटाइल है। इसमें मैं आपको एक स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहूंगा जो फरवरी मंथ के लिए स्पेशली है। और जैसा कि आपको पता है ये वाला जो साल है वो लीप ईयर है, तो अगर आप स्टैटिस्टिकली लास्ट 20 ईयर्स को एनालाइज करें तो एवरेज ऑफ फेब मंथ का अगर जो वॉलेटिलिटी होता है वो नॉर्मली होता है 30% के आसपास। लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ के, मैं हाई और लो की बात करूं तो हाई और लो का जो स्प्रेड होता है वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास होता है। तो जो दर्शाता है कि फेब मंथ वो भी खासकर लीप ईयर वाला एक हायर वॉलेटिलिटी प्रदान प्रदान करता है। हालांकि इसमें ओवरऑल जो मंथ का एंड होता है वो पॉजिटिव साइड की पे ज्यादा रुझान रहता है। तो डिस्पाइट एंडिंग पॉजिटिव फॉर द मंथ, जो वॉलेटिलिटी है वो इटसेल्फ इज वेरी हाई। तो हिस्टोरिकली भी स्टैटिस्टिकली भी काफी वॉलेटाइल है। और जिस हिसाब से देख रहे हैं रिजल्ट सीजन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो कोई फंडामेंटल ट्रिगर्स मेजर अभी है नहीं है। और वो मेनली न्यूज फ्लो और शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग पैटर्न है उसी पे ही डिपेंडेंट रहने वाला है अगले हफ्ते में। तो नरेंद्र सर, क्योंकि अर्निंग सीजन चल रहा है और अर्निंग का लास्ट लैग है जिसमें अब आपके पास हैवी वेट्स नहीं होते हैं, लेकिन कैश मार्केट के बहुत सारे नंबर्स आते हैं और प्लस मिड कैप के बहुत नंबर होते हैं और वो नंबर्स में बहुत उतार चढ़ाव होता है। कहीं पर जैसे मिसाल तौर पे अगर मान लिया आईटीसी है तो वहाँ कुछ खबर आ गई नेगेटिव तो 4% वेटेज उसका, 4% उसके फॉल ने वेटेज गिरा दिया एफएमसीजी का, या पेटीएम ने सेंटिमेंट बिगाड़ दिया। तो ऐसी करके सिचुएशन बनती रहती है। तो ये टाइम भी अब खत्म होने वाला है, नेक्स्ट वीक से अर्निंग भी खत्म हो जाएगी, फिर बिल्कुल ही मूवमेंट खत्म हो जाएंगे खबरों का भी। फिर आप कैसे देख रहे हो? जी डेफिनेटली। और वही मैंने कहा कि ऑलमोस्ट लैक ऑफ बेस ट्रिगर, जो फंडामेंटल ट्रिगर्स है वो ही हिसाब से रहेगा। और जो नॉर्मली जो ट्रेडिंग पैटर्न्स या जो न्यूज फ्लोज आएंगे स्पेशली इलेक्शन से रिलेटेड या फिर कोई ना कोई अनाउंसमेंट से रिलेटेड, तो उसी के बेस पे मार्केट चलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो जो मोमेंटम है वो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही है। और अगर अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें इस तरह का न्यूज फ्लो के हिसाब से अगर कोई जर्क आता है तो वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता ही है मार्केट के अंदर। तो अच्छे स्टॉक्स में आप खरीद के अपना पोजीशन धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो।
तो कोई भी अगर फॉल मिलता है किसी अच्छे स्टॉक में तो उसको अपॉर्चुनिटी को आप ज़रूर इनकैश करें और उसके आधार पर बाजार में अपनी रणनीति को तेज़ी की तरफ ही बना के रखें। लेकिन दो चीज़ें इसमें हैं, एक फॉल और दूसरा अच्छे स्टॉक, इन दोनों को आप हाईलाइट करके रखिएगा। गौरांग सर, अब आपकी तरफ से मार्केट का क्या टेक है, क्योंकि बाजार ने पूरे हफ्ते बहुत ज़्यादा दिक्कतों भरा रहा है, तो क्या आगे भी ये सिचुएशन ऐसी रहेगी रेंज बाउंड ट्रेड की? एक सेक्टर चल रहा है, पीएसयू जोरदार तेज़ी में चले ही जा रहा है, पीएसयू नहीं चलता तो पीएसयू बैंक चलने लग जाते हैं, तो ड्राइवर बदल रहे हैं, बस कहानी वही है कि पीएसयू में जोरदार तेज़ी चल रही है। क्या करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बाजार के दो पहलू होते हैं, उतार और चढ़ाव, और ये दो पहलू बाजार में हमेशा कायम रहेंगे। अब हमने 22,126 का सर्वोच्चम स्तर निफ्टी में छुआ था कुछ दिन पहले, और उसके पश्चात हमने 21,300 और उसके थोड़े बहुत नीचे के भी स्तर देखे, और फिर वापस ऊपर तरफ के रुझान, जहां पर हमने 22,000 का स्तर क्रॉस किया और फिर नीचे की तरफ के दायरे। तो ये उतार चढ़ाव बाजार में होता रहेगा, कारण भिन्न विभिन्न हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्र को लेकर के, कंपनी को लेकर के, वगैरह वगैरह। लेकिन इस हफ्ते सोमवार को जब शुरुआत हुई थी बाजार की, तो हमने बाजार के ऊपर एक हफ्ते का ब्यौरा दिया था, और वहां पर हमने बताया था कि निफ्टी का दायरा जो है वो नीचे की तरफ 21,600, 21,700 और ऊपर की तरफ 22,000, 22,100, ये दायरे के बीच में कामकाज कर सकता है बाजार, और जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हैं। और आने वाले हफ्ते में भी हमें लग रहा है कि ये दायरा बना रहेगा, बशर्ते कि कोई कैसी खबर आ जाती है जिसमें थोड़ा बहुत बाजार का रुझान आपको बदलता है या तेवर बदलते हुए नजर आए। क्षेत्र के आधार पर नतीजे हैं तीसरी तिमाही के इस वित्तीय वर्ष के, तो क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर थोड़ी बहुत हलचल अगले हफ्ते भी होगी, और उसके पश्चात तीसरी तिमाही के नतीजे विराम ले लेंगे, यानी पूर्ण हो जाएंगे। फिर नजर रहेगी सरकार की तरफ से क्या घोषणा आता है और कच्चे तेल के दाम किधर जाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, नीचे की तरफ की अगर आप बहुत ही गहरी नीचे की तरफ की बात करें तो 21 नीचे जाना मुश्किल लगता है, और ये स्तर पिछले साल अगर आप देखें तो करीबन महीना डेढ़ महीना बाजार 21,300, 21,500 के बीच में घूम रहा था। तो जब भी गिरावट आती है, मैं मानता हूं खरीदारी का बेहतर मौका होता है। तो जब भी गिरावट आए, खरीदारी का एक बेहतर मौका आपके लिए ज़रूर बाजार खोल देता है, ये बात भी गौरांग सर भी मान रहे हैं। तो चलिए, मौके की बात हुई है तो शुरुआत भी कर ही लेते हैं। नरेंद्र सर, पहला नाम आपकी तरफ से। जी, हमारा जो पहला स्टॉक है वो लार्ज कैप से आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, और अगर आप इसके लेटेस्ट रिजल्ट की बात करें तो हेल्दी लोन बुक थी, जो ग्रोथ दिखाई है 18.5% की, जो कि रिटेल से आई है, जो मेजर ग्रोथ आई है, और एसेट क्वालिटी भी देखा तो स्टेबल है, और जो मैनेजमेंट का आउटलुक भी आया है वो फेवरेबल है, और स्लिपेजेस भी कम आई हैं। और अगर वन टाइम प्रोविजनिंग जो एआईएफ के अकाउंट से आई थी वो अगर निकालते तो क्रेडिट कॉस्ट भी फेवरेबल थी 50 बिप्स पे, और एनआईएम की भी देखें तो कंप्रेशन जो है वो कम आया है एनआईएम का, और जो आउटलुक है मैनेजमेंट का, जो गाइडेंस है मैनेजमेंट की, वो है कि एनआईएम्स सिमिलर ही रहेंगे जो प्रीवियस ईयर थे, तो इसमें आप बाय करके चल सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 1,234 रुपीज का है। तो 34 रुपया के टारगेट्स के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक पर बेट कर सकते हैं। नरेंद्र सर, एक सवाल उठ गया मेरे मन में, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक, अगर किसी को बेट करना हो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो आप क्या करोगे? जी, इसमें अगर आप वैसे ओवरऑल देखें कि करंट सिनेरियो में डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक लीड करता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन टर्म्स में भी अगर आप हिस्टोरिकली बात करें तो एचडीएफसी बैंक लीडर हुआ करता था अपने प्राइवेट बैंक्स में, टॉप 2 कैटेगरीज में आता था, जो कि अब पिछड़ चुका है, और आईसीआईसीआई उसको ओवरटेक कर चुका है। तो जब तक थोड़ा सा ये मर्जर इश्यूज रिजॉल्व आउट नहीं हो जाते और थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ जाती अर्निंग्स में, तो तब तक आईसीआईसीआई बैंक बेटर है। उसके बाद हमको देखना होगा कि एचडीएफसी बैंक की जो आगे की ग्रोथ है आफ्टर स्टेबलाइजेशन ऑफ द नंबर्स वो किस प्रकार की है, तो वहां पे एक मार्केट री रेटिंग का सोच सकता है। लेकिन फिलहाल अगर आप मीडियम टर्म की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक बेटर प्लेस्ड है, और उसमें ही आपको बने रहने का कोशिश करना चाहिए। ऐसे बैंक नाम आपके सामने है, भाव आपके स्क्रीन पर है, 1234 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। गौरांग सर, आपकी तरफ से पहला नाम। तो आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ बात करी थी, आईटी क्षेत्र ने कमान संभाली। इसी क्षेत्र से एक मझौली कंपनी है जो मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 साल से निरंतर नतीजों के आधार पर बेहतर रुझान लेकर के आ रही है। नाम है सायंत लिमिटेड। ये कंपनी आईटी एनेबल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, खास करके इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट सेगमेंट में।
और जो नतीजे हमने इस तीसरी तिमाही में देखे हैं, वो जो कुछ पहलुओं पर, कुछ जगहों पर हमारा जो आकलन और अनुमान था, उससे थोड़े बहुत बेहतर आंकड़े आए हैं। इसी तर्क को ध्यान में रखते हुए हमने साइंस लिमिटेड के जो लक्ष्यांक है, उसको बढ़ा करके 2450 का किया है सुमित। और एक ध्यान में रखने वाली बात है कि ये तीसरी तिमाही के नतीजे ऐसे थे जहां पर इससे पहले तो मिड कैप आईटी कंपनी, मझौली कंपनियां बहुत आंकड़े बेहतर लेके आती थी, लेकिन इस बारी कुछ मझौली आईटी कंपनियों ने निराश किया, लेकिन इसने निराश नहीं किया। और हमें लग रहा है एक बहुत बड़ा मौका है, अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो निवेश करने के लिए, लंबी अवधि के लिए। गौरांग सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2014, 15, 16 उन सालों से आप इस कंपनी को लगातार कुछ ना कुछ टिप्पणी कर रहे हो, रिकमेंडेशन की राय दे रहे हो। 500-600 रुपए का दाम होता था और वहां से चलता हुआ शेयर आज 2000 प्लस हो गया। आपने दामन नहीं छोड़ा इसका। टाटा मोटर का भी ऐसा ही है सुमित, आपको याद होगा 300 दिया था, हमने साथ दिया था और आज भी साथ दे रहे हैं। साइंस लिमिटेड पर भी हमारा विश्वास इतना बुलंद और मुकम्मल है कि हमें लग रहा है कि निवेशकों को फायदा होना चाहिए जब हम किस प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं। तो निरंतर नतीजों के आधार पर अगर कंपनी बेहतर करती है तो हम लक्ष्यांक भी ऊपर लेके जाते हैं। L&T, टाटा मोटर्स, DCB बैंक, साइंट, कुछ नाम ऐसे हैं जो कि गौरांग सर पता नहीं कब से, सालों हो गए, सालों गौरांग सर से सुनते हुए ये नाम, और कहाँ से कहाँ इनकी रूपरेखा बदल गई। देखते देखते भाव भी बदल गए। गौरांग सर नहीं बदले, वो वैसे के वैसे ही आज भी, लेकिन हाँ, शेयरों के दाम जरूर बदल गए उस ड्यूरेशन में। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? जी, हमारा दूसरा स्टॉक पिक है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में है। कंपनी का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। और अगर इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज की। और कंपनी का जो नया प्रोग्राम है की मोबिलिटी, जो कि पार्टनरशिप के साथ चल रहा है, तो इसमें जो जियो के साथ पार्टनरशिप है, जेवी है, उससे काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी को मिलता है ऑल ओवर इंडिया का इसके ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए, जो कि आराम से 5 to 7% का एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी प्रदान कर सकता है कंपनी को आने वाले दिनों की। लेकिन इसमें खास बात जो एक ऐड हो रही है इसके बिजनेस में, एज उसको आप चाहे डाइवर्सिफिकेशन का नाम दे दें या फिर एक नया सेगमेंट का नाम दे दें, वो है थर्मल फ्लूइड्स की। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमारे इंडिया में जिस हिसाब से ग्रोथ की उम्मीद है आने वाले 5 साल 10 साल में, प्लस जिस हिसाब से आईटी का डेटा का कंजम्पशन और आईटी सर्विसेज की डिमांड है, उसी हिसाब से जो डेटा सेंटर्स हैं उनका भी इंडिया में एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया है। तो ये दोनों सेगमेंट में आपको थर्मल फ्लूइड्स, जो कि बैटरीज हो या फिर जो डेटा सेंटर्स हो, वहां पे कूलिंग सॉल्यूशंस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो कंपनी थर्मल फ्लूइड्स भी ऑफर करने वाली है और आगे जाके इसमें काफी बड़ा डिमांड भी है और इसके और काफी बड़ा मार्केट भी बनने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए आई है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। हमारा इसमें टारगेट है 250 रुपीज का। नरेंद्र सर, बहुत लंबे समय से ये शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्वालिटी में शेयर, कोई डाउट नहीं है, क्लास क्वालिटी, क्लास मैनेजमेंट, अच्छा प्रोडक्ट प्रोफाइल, लेकिन बहुत समय तक इसने बहुत सारे रिटेल निवेशकों का पेशेंस टेस्ट किया है। 150 रुपये, 160 रुपये, 180 रुपये की रेंज से ये शेयर घूमता रहा। सडनली इसमें कुछ बाइंग शुरू हुई है, 201, 202 पहुँचा है जाके। तो लग रहा है ये अब जो पिछले 3 महीने उसने कमाल दिखाया है 40-50% का, ये कमाल कंटिन्यू करेगा इसी तरह का? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें अगर आप रिजल्ट्स की बात करो तो काफी अच्छा रिजल्ट आया है। जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से, उससे अच्छा रिजल्ट आया ट्रेडिशनल बिजनेस में। और जो इनका नया बिजनेस है वो भी काफी अच्छा मार्केट शेयर लेके आएगा कंपनी के लिए। और जो कंपनी को जो बैकिंग मिलती है इसके पेरेंट से, वहाँ जहाँ पे जो R&D जो पेरेंट करती है, जो वहाँ से जो प्रोडक्ट्स कंपनी इंडिया में लॉन्च कर सकती है, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन क्लास ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो वो इसको एक फर्स्ट मूवर और एडवांटेज देता है न्यू इमर्जिंग सेगमेंट्स के अंदर, जो किसी और कंपनी के पास नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जो थर्मल फ्लूइड्स है वो बहुत एक क्रिटिकल कंपोनेंट है आपका ईवीज के अंदर और इवन डेटा सेंटर्स के अंदर। तो वो भी एक काफी बड़ा मार्केट होने वाला है आगे आने वाले टाइम में इंडिया का। कैस्ट्रॉल इंडिया 250 रुपये के टारगेट्स के लिए आप स्टॉक को यहाँ से अच्छे अपसाइड के लिए पिक कर सकते हैं। गौरांग सर, दूसरा नाम आपकी तरफ से? EFMCG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी, भारत देश में काफी लंबे समय से स्थापित और एक बढ़ती हुई कंपनी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी भिन्न विभिन्न कारोबार में काम करती है। जो मुख्य कारोबार है इनका वो है स्विच गियर्स, केबल्स एंड वायर्स, लाइटिंग फिक्सचर्स और कंज्यूमर अप्लायंसेस। निरंतर प्रयास R&D के द्वारा ये अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इनका मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है। 2-3 चीजें हैं जहां पर हमारी नजर बनी हुई और हमें विश्वास है कि ये जो बहुत ही मजबूत डिमांड हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं, उसके साथ साथ
होम रिनोवेशन, हाउस डेकोर या फिर कोई दूसरा प्रकार का आप ऑल्टरनेटिव देख लीजिए, वहां पर भी इनके प्रोडक्ट्स काफी बाजार में चर्चा में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके इनके प्रोडक्ट्स के तरफ जो कंज्यूमर लॉयल्टी है वो सर्वोच्च स्तर के आसपास है। नतीजों के आधार पर लक्ष्यांक जो हमने निर्धारित किया है लंबी अवधि के लिए वो है करीबन 1500 के आसपास। 1500 के टारगेट्स के लिए आप हेवेल्स को देख सकते हैं। ये क्वार्टर के नंबर्स वैसे भी आउट परफॉर्म करे गए थे बाकी पीयर से कंपैरिजन में। तो अगर आप कोई स्टॉक एफएमईजी स्पेस से, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स स्पेस से कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप हेवेल्स के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद दो और शेयर जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे अपने जानकारों से, छोटे से ब्रेक के उस तरफ। और हर हफ्ते हम इस वीकली टॉपिक्स में बातचीत करते हैं उस हफ्ते के बाजार को लेकर भी, और साथ ही साथ दो जानकारों से हम चर्चा करते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर भी जहां पर आप अगले हफ्ते के लिए नज़र बना के या फिर मीडियम टर्म के लिए नज़र बना के रख सकते हैं। 4 स्टॉक्स पर हम बातचीत कर चुके हैं और 2 स्टॉक्स पर हम बातचीत करेंगे। नरेंद्र सर, अगला नाम आपकी तरफ से कौन सा रहेगा? जी, हमारा नेक्स्ट स्टॉक पिक है वो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से है। कंपनी का नाम है संदर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो रिजल्ट जो लेटेस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए थे और कंपनी ने सरप्राइज किया था प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स के अंदर। और कंपनी के अगर प्लान, बिजनेस प्लान की बात करें तो कंपनी ने अभी जस्ट कंप्लीट किया है 550 करोड़ रुपए के आसपास का कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। और उसके जो नए प्लांट्स हैं जो कि उन्होंने शीट मेटल कंपोनेंट, सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजीज में लगाए हैं 2 प्लांट, और 2 प्लांट कास्टिंग्स के लिए लगाए हैं। उन्होंने ऑपरेशंस भी चालू कर दिया है और उनका जो अब कंट्रीब्यूशन है वो ये फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो गया है। तो ये जो नए प्लांट्स हैं इनका अगर आप रेवेन्यू पोटेंशियल देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 2500 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि इसकी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू प्रोफाइल का 70% के आसपास का है। तो आने वाले टाइम में कंपनी उस हिसाब से ग्रोथ का जो रनवे है वो बिल्कुल साफ दिखा है। प्लस जो कंपनी ने नया जो लॉक सिस्टम्स है जो जापानीज ओईएम्स है उनके साथ टाइप करके लॉन्च किया है, वो भी मार्जिन काफी ज्यादा अच्छे मार्जिन पे है और वो भी काफी मार्जिन इंप्रूव करने में कंपनी को मदद करने वाला है। तो कंपनी का जो फोकस है वो डाइवर्सिफिकेशन, एडिंग न्यू प्रोडक्ट प्रोफाइल विद हायर मार्जिन्स एंड डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस कस्टमर्स प्लस डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस कैटेगरीज। सो 2 व्हीलर से डाइवर्सिफाई करके कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स और ओएचवी सेगमेंट में भी कंपनी एंटर कर रही है। तो ये दोनों ही तरफ से डाइवर्सिफिकेशन प्लस एडिशनल मार्जिन प्रोफाइल जो कंपनी का इंप्रूव हो रहा है न्यू प्रोडक्ट से, इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है कंपनी के अंदर फ्यूचर के अंदर। तो इसमें जो हमारा टारगेट है वो 620 रुपीज है। 620 के टारगेट्स के लिए आप संधार टेक को बेट कर सकते हैं। तीसरा नाम जो कि नरेंद्र सर की तरफ से आया है। गौरांग सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? तीसरा नाम भी एक कंजम्पशन थीम से ही जुड़ा हुआ है सुमित, और इसका ये भारत में स्थापित काफी लंबे समय से, सिर्फ भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी मौजूदगी है, बाटा इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के करीबन 2100 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स है सुमित, और ये कंपनी सबसे बड़ी फुटवेयर मैन्युफैक्चर कंपनी तो है, लेकिन सबसे बड़ी रिटेलर भी है। अंडर परफॉर्मेंस टू साइडवेज परफॉर्मेंस जब तक हमने पिछले जो साल में देखा था बाजार का रुझान, तो इस कंपनी ने इतना कुछ परफॉर्म नहीं किया है। दिक्कतें थी, कुछ रिटेल आउटलेट्स जो योगदान नहीं दे रहे थे उनको कंसोलिडेट करके एक बड़े आउटलेट में परिवर्तन करने का प्रयास किया और काफी सक्षम रूप से जमीनी स्तर पे इन्होंने कामकाज किया और नई रणनीति लेकर के आया। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस अगर आप देखेंगे, मैं खुद गया था बाटा के स्टोर में और मैं काफी प्लेजेंटली सरप्राइज था जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स इन्होंने सिर्फ मेंस के लिए हाई एंड कैटेगरी में नहीं, लेकिन विमेन, लेडीज, गर्ल्स, बॉयज, छोटी उम्र के बच्चे, सबके लिए इन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो समीकरण सामने रखता हूं तो हमें लग रहा है कि करीबन 1870 तक के लक्ष्य आपको लंबी अवधि में बाटा इंडिया पर दिख सकते हैं। 1870 तक के टारगेट्स के लिए आप बाटा इंडिया के ऊपर बेट कर सकते हो। गौरांग सर, एक बहुचर्चित स्टॉक इस हफ्ते रहा है वो है पेटीएम। बहुत लोगों की उसमें क्वेरी भी है, बहुत लोगों का निवेश भी है, उस पर बहुत कुछ सुनना भी चाह रहे हैं। आपका टेक क्या है उस पर? देखिए, हमारी कवरेज थी, वो तो उम्मीद है मुझे कि अब आपने निकाल ही दिया हो कवरेज से शायद बाहर, लेकिन अंडर रिव्यू चल रही है प्रयास। अच्छा अंडर रिव्यू की महत्वपूर्ण नहीं है बातें, लेकिन जो बातें उभर करके आई और खास करके क्रेडिट पॉलिसी के दौरान गवर्नर साहब दास जी ने जो टिप्पणियां करी है और अभी भी स्पष्टीकरण या फिर छवि साफ नहीं हुए सुमित, और जल्दबाजी करके किसी भी तरह का प्रयास करना इसमें मेरे ख्याल से आपघातिक हो सकता है। जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है और अलग अलग ब्रोकरेज हाउस जैसे हमारी ब्रोकरेज हाउस स्पष्ट रूप से
निर्णायक तरीके से कोई रिकमेंडेशन बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपने देखा होगा 5-10% ऊपर गया था और फिर वापस 10% नीचे और आज करीबन 6% नीचे। तो इस प्रकार के माहौल में जब तक आपके पास स्पष्टीकरण नहीं आता है और जब मामला नहीं सुलझ जाता है, तब तक उतावलापन नहीं करना चाहिए। और नरेंद्र सर, दूसरा बहुचर्चित स्टॉक जो इस हफ्ते रहा है वो है LIC। नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा, 7 लाख करोड़ की मार्केट कैप, देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी, नंबर्स भी अच्छे। क्या करना चाहिए यहाँ पे अब? जी डेफिनेटली LIC ने काफी अच्छे रिजल्ट दिखाए और काफी जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस है उसमें भी कंपनी एग्रेसिव हुई है और इंटरनल्स भी कंपनी के काफी सुधरे हैं। हमारी इसमें कवरेज थी। फिलहाल हमारे टारगेट के ऊपर चल रहा है स्टॉक, तो अंडर रिव्यू है टारगेट हमारा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं वो बने रह सकते हैं। आगे आने वाले टाइम के लिए अच्छा स्टॉक लग रहा है ग्रोथ के हिसाब से। तो 2 स्टॉक जिन पे सबसे ज्यादा इस बारी चर्चा हुई, तो उस पर बात करना जरूरी भी था। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, मार्केट से बातचीत करने के लिए, शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए। और गौरांग सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए। तो वीकली टॉपिक्स को अब यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।